Hello everyone, it's Hashim Malik with a fresh collaboration and honoring my show today are two खूबसूरत personalities. Vijay Lokapalli Sahab from India and Basit Subhani from Pakistan. We would be reviewing the Asia Cup, the team Pakistan's performance, the team India's performance और इन दोनों टीमों का आने वाले वक्तों में एक्शन प्लान इनका लाया अमल. मैं शुरुआत करूंगा विजय भाई से. विजय भाई, मीडिया ने एक हवा बनाया कि बाकी टीमें तो दे आर देयर जस्ट टू मेक अप द नंबर्स. बेसिकली तो शो इंडिया पाकिस्तान का है, लेकिन किसी एक टीम को बुरा लग गया, श्रीलंका को, और उनको ऐसा बुरा लगा कि पहले उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि यू डोंट नीड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स टू विन अ गेम, यू नीड 11 प्लेयर्स हु प्ले फॉर ईच अदर, एंड दे डिफीटेड एवरीवन एंड दे स्पेक्टेकुलरली बैम्बूजल्ड पाकिस्तान यस्टरडे. और पाकिस्तान की जितनी भी कमजोरियां हमें अंदेशा था कि वो मंजर आम पे आएंगी, वो सारी की सारी कल मंजर आम पे आई. और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से अच्छा हुआ. क्यों? अगर पाकिस्तान कल जीत जाता तो यही टीम वर्ल्ड कप के एंड तक अनचेंज जाती और उसके बाद फिर हो सकता है हमें और ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता. तो विजय भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से मेरे लिए वक्त निकाला, हम दोनों के लिए वक्त निकाला. तो आप क्या कहते हैं एशिया कप के बारे में? आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा. जी अबू, ये मेरे वालिद साहब हैं और वो आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी अपीयरेंस दूंगा. विजय भाई, क्या कहते हैं आप इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? एशिया कप आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा. प्लीज ओवर टू यू. थैंक यू। एक तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आपने बुलाया मेरे को, और एक चीज आपने बहुत बढ़िया बोली, मेरा नाम विजय लोकापल्ली. दूसरी चीज गलत बोली कि दो खूबसूरत. मेरे ख्याल से अगर मेरे साथ बासित खड़े हो जाएंगे तो मेरी तरफ तो कोई देखने वाला नहीं है. बंदा खूबसूरत अपने काम से और अपने अमल से होता है, जाहिरी खूबसूरती तो सब्जेक्टिव है, एज आई सी इट. विजय भाई की ना मॉडेस्टी और कुछ भी नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. एंड हाउ डू वी एनालाइज, जैसे हमने बात कही शुरू में कि इंडिया पाकिस्तान को हरा के खुश, पाकिस्तान इंडिया को हरा के खुश, लेकिन ट्रॉफी कोई और ले जाता है. ये पहले भी कई बार हुआ है और फिर देखने को यहाँ मिला है. जिस ढंग से श्रीलंका ने, आई मीन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गेव एंड द जॉय दे गेव टू देयर कंट्रीमैन, आप देखिए उस देश की हालत बहुत खराब है. क्रिकेट के जरिए उन्होंने बता दिया कि इट्स अ वेरी स्पोर्टिंग नेशन. जो आपने शुरू में बात कही कि एक दूसरे के लिए खेले वो लोग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जबरदस्त बॉन्डिंग है उस टीम में. हालांकि ये आप नहीं कह सकते कि इंडिया में बॉन्डिंग नहीं है या पाकिस्तान में बॉन्डिंग नहीं है. ऑन पेपर आप देखेंगे तो कोई भी कहेगा हाशिम के ये दोनों ही फाइनल खेलने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट पेपर पे नहीं खेला जाता है. आपको वहां उतर के परफॉर्म करना पड़ता है. उनके पास मेरे ख्याल से वेरी बैलेंस टीम और इट वर्क फॉर देम. सुपरस्टार नहीं थे उनके पास. मतलब आप इंडिया की बात करते हैं तो विराट कितने बनाएगा, पाकिस्तान की बात करेंगे तो अरे बाबर आजम, अरे भाई 10 खिलाड़ी और भी हैं, उनको भी तो थोड़ी तवज्जो दीजिए. सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इट्स अ लेसन फॉर बोथ द टीम्स. एंड ऑफ कोर्स Bangladesh has a lot of work to do. They looked out of place. But yes, Sri Lanka were deserving champions. वेरी ब्यूटीफुली समराइज. विजय भाई, मैं बासित भाई की तरफ आने से पहले से आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा. द अदर डे आई वाज वाचिंग द एनालिसिस ऑफ अजय जडेजा. मैं उनका बहुत बड़ा फैन फ्रॉम द 90s और उनके एनालिसिस मेरी नजर में बड़े रेजर शार्प होते हैं. बड़े सादा लफ्जों में बड़ी गहरी बात को कह जाते हैं, जो कि हिकमत अमली पे बात होती है, कहां से कौन सी टीम किस चीज में उनका फुकदान है वो उस पर बात करते हैं. तो उन्होंने एक बात कही कि इंडिया इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. पिछले 2-2.5 सालों में कोई 50-60 प्लेयर्स दे हैव अपीयर्ड फॉर इंडिया. मैं इसे बुरा नहीं समझता. ऑफ कोर्स आपके पास टैलेंट इतना ज्यादा है तो यू हैव स्प्रेड इट. तो सबसे एलीट टैलेंट है, यू सेव इट फॉर द मोस्ट क्रूशियल गेम्स, द मोस्ट टीआरपी फ्रेंडली गेम्स इन माय ओपिनियन. लेकिन यहाँ पर उसका डाउन साइड ये हुआ कि आपको ये पता ना चल सका कि करंट सिचुएशंस में विच इज योर बेस्ट 11. हर पोजीशन के पीछे 2 से 3-4 खिलाड़ी रेडी हैं टू पाउंस अपॉन इट. तो आप समझते हैं कि ज्यादा टैलेंट का होना ये आपको एक तरह से वो प्रॉब्लम देता है कि विच प्लेयर विल परफॉर्म द रोल इन दैट सिचुएशन? क्योंकि टैलेंट तो सब में है, सब ने परफॉर्मेंस दी है, तभी वो 1.5 अरब में से वहां पर चुन के आए हैं. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए गोइंग अहेड इन द T20 वर्ल्ड कप कि कौन से 11 किस टीम के खिलाफ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे. यार हाशिम, मैं इसको कैसे बताऊं. अजय जडेजा को तो मैं तब से जानता हूं जब वो 12-13 साल का था, और वो मुझे बहुत इज्जत देता है और मुझे बहुत बढ़िया लगती है जो आपने बात कही. उसकी एनालिसिस तो ऑन द स्पॉट. आई मीन मैं उसके साथ कई बार आई हैव लर्न सो मच व्हेन आई स्पीक विद हिम. बट थोड़ा सा मैं डिसएग्री ये करूंगा कि आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हो कि आपको उतने ही खिलाड़ी खिलाने पड़ रहे हैं. अगर आप ये डिसाइड कर लो कि इस साल हम सिर्फ 5 ओडीआई खेलने वाले हैं, फिर मैं देखता हूँ इनमें से कितने खिलाड़ी को
नेशनल कैप मिलती है, या आप डिसाइड करें कि हम 10 T20 खेलेंगे पूरे साल में, सिर्फ 10, फिर आप देखिए कितनों को आप देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि हाशिम को रेस्ट देना है तो बासित भाई खेलेंगे, बासित को रेस्ट देना है तो हाशिम भाई खेलेंगे। जहां तक टैलेंट की बात है, इतना बड़ा देश है तो टैलेंट तो आएगा भाई। इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। और अब देखिए, आज तो जो 15 अनाउंस हुई है वर्ल्ड कप के लिए, डिबेट चलेगा इसमें, ये गलत वो गलत। जहां तक टैलेंट की बात है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो लगातार अपनी जगह बनाए रखा है? आप मुझे बताइए। वो एक्सपेरिमेंट भी होता है, आप अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो हाशिम पहले बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं चेक करते थे? वो बात यकीनन सब जानते हैं कि जितनी ज्यादा आप क्रिकेट खेलेंगे उतने ज्यादा आपको खिलाड़ी आजमाने पड़ेंगे, क्योंकि वो है तो इंसान ही, उनके भी जिस्म टूटते हैं, उनकी भी फॉर्म चली जाती है, उनके भी मेंटल इश्यूज होते हैं या मेंटल ट्रॉमास जो हैं, दे आर वेरी रियल एट द एलीट लेवल। ट्रेस्कोटिक की एक एग्जांपल बड़ी क्विकली सामने से आती है, क्योंकि यू हैव टू परफॉर्म नॉट ओनली फॉर योर कंट्री, यू हैव टू परफॉर्म फॉर अ बिलियन ऑफ पीपल। और उनमें से सारे आपके खैर ख्वाह नहीं होते, उनमें से कुछ सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं कि कहाँ यू स्लिप्ड अप और कहां पर वो अपने तलवारें निकाल के आपको बस स्लॉटर कर दें। तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एग्नी, ये सब आजकल चल रहा है कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि हर कोई इम्पैक्टेड है। बट हाशिम, आई वुड लव टू हियर व्हाट बासित हैज टू से, बिकॉज ही इज जस्ट लिसनिंग टू आवर ज्ञान। डेफिनेटली बासित भाई का अपना शो है। मेरा इनसे यही सवाल है बासित भाई से कि मेंटल इलनेस इज वेरी रियल दीज डेज, और ना सिर्फ खिलाड़ियों में बल्कि हर बंदा डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकता है फॉर nth नंबर ऑफ रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर साइकोलॉजिस्ट, देयर आर थेरेपिस्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान तो इंसान ही होता है। खिलाड़ी शो नहीं करते, लेकिन डीप डाउन दे नो हाउ हर्ट दे आर व्हेन दे डोंट परफॉर्म एंड पीपल आर देयर टू मैसेकर देम। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? That's very kind of you. जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है तो वो अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में अभी तक बहुत ज्यादा undervalued है, and it's good के after Deepika, Virat Kohli is another giant who has actually spoken about it. Giant in the sense that they influence a lot of people. यानी कि एक आम इंसान उस बारे में बात करता है तो उसकी बात को उस तरह से अहमियत नहीं रखी जाती है, और यहाँ पर हम नहीं समझते कि जिस तरह हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसी तरह सिमिलरली मेंटल स्ट्रेस जो है इट कैन रियली स्क्रू यू अप। तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट चलो बहस शुरू हुई है। हमारी बहुत फ्रेजिलिटी हो गई है ड्यू टू मेनी रीजंस। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि उसमें डाइट फैक्टर क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया है, स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज। अब जारी बात है दे हैवंट परफॉर्म्ड अप टू द मार्क, तो अनफॉर्चुनेटली एक ट्रोल आर्मी है वो शुरू हो जाती है। उनका काम ही यही है। अक्सर उनमें मेजोरिटी ऐसे लोगों की होती है जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ किया नहीं होता, और वो बेचारे इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं कि दैट्स द बेस्ट दे कैन डू, चलो हमने तो किया नहीं है, इनको भी नहीं करने देना हमने। पहली तो बात है कि क्रिटिक जो है वो होनी चाहिए। जो लोग अहल है उस काम के लिए, जिसका काम उसी को साजिद, जैसे विजय भाई हैं, एक राइटर है, मुस्तनिद बात करते हैं, इनको पूरा हक है वो बात करें। ये नहीं कि लेमैन को हक नहीं है, वो भी अपनी बात करे, बट समहाउ उसकी कहीं भी बात जो कि उसको अपना कंट्रोल नहीं या उसको मालूम नहीं है, वो किसी भी एथलीट के साथ जो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस्ड है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस पर बहुत गहरा असर कर सकती है। और समहाउ आप लोगों ने शुरू में एक बड़े मजे की बात की थी कि हुआ ये कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में लगे रहे और श्रीलंका कप के लिए उड़ गया। तो उससे मुझे 25 साल पुरानी एक फिल्म याद आई डेविड धवन की, 1997 दीवाना मस्ताना। उसमें ऋषि कपूर और गोविंदा जो है वो दो पेशेंट्स का रोल करते हैं। वो साइकेट्रिस्ट होती हैं उसमें, जूही चावला, और उसमें वो बनू और राजा के नाम से दो कैरेक्टर्स हैं, और एंड में सलमान खान लेके चले जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि 25 साल पहले जो फिल्म बनी थी उस लिहाज से ये काम अब हुआ है। और आपने दीवाना मस्ताना ऑफ कोर्स मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से याद है, एक अच्छी फिल्म है। और आई थिंक इसमें गोविंदा के साथ अनिल कपूर थे, और अनिल कपूर वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, क्या बात है। और एंड में सलमान खान जो है वो ले जाते हैं हीरोइनी। तो मेरा बासित भाई दूसरा सवाल आपसे ये है, कुछ एनालिसिस देख रहा था, नंबर्स देख रहा था कि पाकिस्तान ने बॉलिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी की एशिया कप के अंदर। उनका इकोनॉमी सबसे कम तमाम टीमों में 7.14, और श्रीलंका ने सिर्फ एक विकेट ज्यादा ली पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन श्रीलंका कंसीडर्ड मोर देन 8 रन। तो पाकिस्तान की बॉलिंग के सहारे हमारे वो सारे क्रैक्स पेपर हो गए जिनकी बात हम जमाना कदीम से कर रहे हैं, मतलब 2019 से तो कर रहे हैं। जब से हमारे लोकल कोचेस आए हैं, ये टीम इन माय ओपिनियन अपने टैलेंट पे खुद वर्कआउट कर रही है। लोग कह सकते हैं कि यार आप लोगों ने कितनी क्रिकेट खेली, आपको क्या पता, लेकिन वी वॉच एवरी बॉल एंड वी एनालाइज एवरी बॉल एंड वी हैव सीन
past 30 years of cricket, so we can make comparisons as well. तो मिकी आर्थर के टाइम से जब बड़े फाइन पॉइंट से बात होती थी, और अब जबकि ये टीम मेरे मुताबिक एशिया के बाहर बहुत मुश्किल से कंपीट कर पाती है। अभी नीदरलैंड में कितनी मुश्किल से इनको जीतना पड़ा, वो टीम जो कि 2022 में एक वनडे भी नहीं जीती, और उनकी भी सेकंड टीम और 14th रैंक टीम। तो इमेजिन के ये टीम यूरोप में या बाहर के ममालिक में इस वक्त कितनी इल इक्विप्ड है टू कम्पीट अप देयर। और वही जो फ्रेजिलिटी ऑफ मिडिल ऑर्डर है वो खुल के सामने आ गई कि दे आर जस्ट नॉट अप टू द मार्क। तो आप किस तरह से देखते हैं कि कोचिंग और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी टीम पे, गुड और बैड? यार वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द करी। आई थिंक पाकिस्तान में जहाँ तक कोचिंग की बात है तो बदकिस्मती से कोच जो है उसको भी इख्तियार जो है वो ऐसा ही होता है, यू गेट द जॉब बट यू डोंट गेट टू एक्सरसाइज योर right. You see, I think Saklan is one of the most tactically sound people to be coaching this difficult team, because उसका जो है ना सिर्फ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है विद इंग्लिश क्रिकेट टीम और फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, मुझे नहीं लगता कि उनमें कमी है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टीम। और इसमें चेयरमैन की तरफ से भी सुनने में आता है कि कोई आती है बात, और आगे पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नहीं तो अदरवाइज तो यार कोई भी सेन बंदा इस कॉम्बिनेशन को तो नहीं खिला सकता जिसके अंदर जो है 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग एक हमारा मिडिल ऑर्डर है, कोई सॉलिड बैटर नहीं है। आपके पास टैलेंट तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा मान लिया शोएब मलिक है, उसकी उम्र ज्यादा होगी, तो व्हाई कांट यू हैव समबडी लाइक शान मसूद है या सऊद है या कामरान है। आपने अभी नीदरलैंड की बात की, तो नीदरलैंड में देयर वाज दिस बॉय जिसने वनडे भी खेला, टेस्ट भी खेला है मिडिल ऑर्डर में आके, वो आगा। तो यू आर नॉट रेडी टू जस्ट ब्रिंग हिम। क्या पीएसएल ही रह गया है कि यार पीएसएल में परफॉर्म करेगा तो आएगा? यू शुड scout the talent and bring them up, because I think that was a really ridiculous middle order. That's the worst middle order I have seen from a very long time. विजय भाई की तरफ आने से पहले मैं एक क्विक सवाल आपसे बासित भाई ये पूछना चाहूंगा कि मेरी नजर में जब एक फॉरेन कोच आता है तो ही इज बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो यही कहता है कि आई एम हियर टू डिलीवर एंड आई विल डिलीवर द रिजल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंड एवरी इन्फ्लुएंस, जो कि हमेशा रहता है। श्रीलंका में बहुत ज्यादा रहता है आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बांग्लादेश में रहता है, पाकिस्तान में रहता है। तो बात यह है कि मिकी आर्थर या उससे पहले बॉब बुलमर, उन्होंने बहुत सारी ये जो चोचले होते थे ना बड़े लोगों के, उनको उन्होंने कट टू साइज कर दिया। उन्होंने कहा कि यार ये क्रिकेट टीम है, ये आपकी साझेदारी नहीं है कि उसको भी निभा लिया, उसके साथ भी यारी निभा ली, तो परफॉर्मेंस दूंगा, परफॉर्मेंस नहीं दी, यू कैन कट शॉर्ट माई कॉन्ट्रैक्ट। तो आप नहीं समझते कि T20 वर्ल्ड कप में हेडन को आपने ऑन बोर्ड लिया पिछले साल और उसका अच्छा असर नजर आया, इस साल भी ले रहे हैं, तो बीच में ये रिग्रेशन किस लिए? आई हैव नथिंग अगेंस्ट सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के दो अजीम खिलाड़ी, लेकिन इन माय ओपिनियन सकलैन इज अ वेरी गुड स्पिन कोच बट ही इज नॉट रियली a head coach. यार कोचिंग is a very thankless job, especially in Pakistan and India, if you see. इसलिए यहाँ पे ग्रेग चैपल का एक टाइम बड़ा ही, आई थिंक वो बड़ा डिफाइनिंग टाइम था, और जो कुछ उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे भौचाल आ गया था, तो अब पाकिस्तान में भी इट्स द अदर वे अराउंड एक्चुअली। व्हेन पाकिस्तान में हमारे अपने जब कोचेज आते हैं तो भौचाल आता है। जब ये लोग कोच बनने से पहले, वो कोई भी पाकिस्तानी कोच होते हैं तो वो बात कुछ करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो वो हमें कुछ और नजर आ रहा होता है। इट्स वेरी अर्ली डेज के हम सकलैन भाई को आई थिंक इस टाइम सिंगल आउट करके कहें कि हाँ जी ही इज द रियल कल्प्रिट, बिकॉज यू नो पाकिस्तान टीम में वो एक कामनेस जरूर लेके आए हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, या यूसुफ हैं या सकी हैं, और शॉन टेट काम कर रहा है। आपकी बात से ये मैं जरूर सहमत हूँ कि आई थिंक इट वाज रिडिकुलस नॉट हैविंग हेडन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एज वेल, और अचानक से आप उनको लेके आते हैं टू सेव अ फ्यू डॉलर्स, तो आपको फिर लॉन्ग टर्म अपना एक प्लान करना चाहिए। विजय भाई की बात सुन लेते हैं और फिर इस पे दोबारा बात करते हैं। विजय भाई, यही कोचिंग के हवाले से मैं बात करूंगा कि आईपीएल और पीएसएल कहां पर डिफर करते हैं कि आईपीएल हायर्स द बेस्ट बैकरूम स्टाफ which is available across the world, और जिस वक्त वो खिलाड़ी निखर के नेशनल टीम में आते हैं, they don't really need that coaching of fundamentals, they need coaching of strategy, they need coaching of mind tactics, क्योंकि they are a final product, और जो कि पिछले तमाम तर लेवल से वो गुजर के आते हैं, तो हर लेवल पे उनकी कोचिंग होती है। जो माहिर तरीन है उस
शोबे के। तो आप समझते हैं कि इंडियन टीम को फॉरेन कोच की इतनी जरूरत नहीं जितनी पाकिस्तानी टीम को है? नहीं, क्योंकि अगर आप देखें 1983 में जब इंडिया जीता वर्ल्ड कप, कोई कोच नहीं था टीम का, राइट? 92 में पाकिस्तान जीता वर्ल्ड कप, कोई कोच नहीं था। कप्तान और वो सीनियर्स थे, वो आपस में बात कर लेते थे, चलते थे। चलो वो ज़माना अलग था, फिर लोग कहेंगे कि हम अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। बट कितनी कोचिंग दोगे भाई आप किसी को? ड्रेसिंग रूम में जब बाहर जाता है तो एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, दिल से खेलना, चढ़ के खेलना और एग्रेसिव खेलना। बट आई थिंक इसमें मोर देन कोचिंग, लाइक यू सेड, इट इज अ मैटर ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्लेयर टू टैकल द सिचुएशन विद अ स्ट्रॉन्ग मेंटल सेटअप कि आप जा रहे हो 55 पे 6 आउट हो गए हैं, अब आपको क्या करना है। वहां पे मैं समझ सकता हूँ कि एक कोच होगा, वो थोड़ा तैयार करेगा, देखो भाई इस फलाने बॉलर को ध्यान से खेलो या फलानी फील्डर की तरफ रन मत लेने जाओ, वो सब चीजें मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर वो उस स्टेज पे एक खिलाड़ी पहुंचा है तो वो क्या बगैर कोचिंग के पहुंच गया क्या? डोमेस्टिक क्रिकेट में तो खेल के आया है वो। आप जैसे बोल रहे हैं कि इतने लोगों में से एक चुन के आया है, तो उसमें कुछ तो खासियत होगी, राइट? और उसकी अपनी खुद की कोई एनालाइज करने की, अगर जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ है कि नहीं है, या हर एक चीज वो पीछे देखता रहेगा कोच क्या बोल रहा है ड्रेसिंग रूम से, ये नहीं होता है। आपको सिर्फ ये है कि मेंटली जो है गाइड करना है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कई बार प्लेयर थोड़ा सा वो हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तो उसको आप कैसे तैयार करके भेजते हैं या उसको कब कब क्या इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, और मैच से पहले आपने उसको कैसे तैयार किया है वो पर्टिकुलर सिचुएशन हैंडल करने के लिए। अगर आप देखें अभी जो हमने देखा फाइनल, हालत तो खराब थी श्रीलंका की। राजापक्सा को किसी ने गाइड किया वहां पे अंदर? वो अपने हिसाब से खेला। कोई इंस्ट्रक्शन से क्या आई होगी, एक आध बार पानी पीने के लिए कोई लेके आया। आई डोंट नो इफ यू एग्री बासित एंड हाशिम। अंडर 15 में मैं समझ सकता हूँ कि कोच की बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो ऐसा स्टेज है, फॉर्मेटिव है, उसको गाइड करना खिलाड़ी को। अंडर 19 भी मैं समझ सकता हूँ। अरे भाई आप अपनी नेशनल टीम के लिए खेल रहे हो, आपके साथ इतने पके हुए खिलाड़ी आ रहे हैं, थोड़े बहुत यंग होते हैं, आपका कप्तान इतना मैच्योर जो होता है उसको आप कप्तान बनाते हो, उसकी बात सुनते हो, राइट? सो कोचिंग में कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। आप कोच लाएंगे ऑस्ट्रेलियन, आधी टीम उसके एक्सेंट ही ना समझ पाए तो क्या फायदा? आप बताएं। आप उसको ट्रांसलेट ही करते रहोगे तो ट्रांसलेशन में तो सब कुछ जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट कन्वे हो रहा है। इट इज ऑल अबाउट गुड कम्युनिकेशन, इट इज ऑल अबाउट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। मैं आपकी बात को इस तरह से लेके चलूंगा कि कोचिंग एक मेन स्ट्रीम हुई है पिछले 15-20 सालों में, तो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल कोचेस दे हैव गिवन मोर टू द पाकिस्तानी टीम कंपेयर टू द लोकल वंस, क्योंकि ऐसा मुआशरा है कि एक मकामी कोच आता है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो अभी तक, क्योंकि वो जुड़ा हुआ रहता है, उसकी जड़ें तो यही पाकिस्तान में है, वो लेफ्ट राइट पे लोगों से जुड़ा हुआ है। एक इंटरनेशनल कोच जो है वो आता है, ही इज बाउंड बाय हिज मैंडेट, ही इज बाउंड बाय हिज बॉटम लाइन। और एक क्विक एग्जांपल क्रिस सिल्वरवुड की अभी है कि एक थोड़ा प्रोफेशनल, और मैं ये नहीं कहता कि द एंटायर क्रेडिट इज डेट ऑफ क्रिस सिल्वरवुड, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, छोटे छोटे किंग्स जो होते हैं, जिन्होंने रास्ते को हमवार किया और जो है वो एक मंजिल नजर आने लग गई और खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खेले। और हमने कल देखा कि किस तरह से एक शानदार तरीके से एशिया कप उन्होंने लिफ्ट किया। आप समझते हैं कि यूएई जो है वो इंडिया के लिए आर्ग्यूबली सबसे मुश्किल जगह है खेलने के लिए, मुकाबलतन ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के, जहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं ओवर द ईयर्स में। मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप देखा हमने, एशिया कप भी देखा। तो डू इंडिया हैव अ यूएई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक। आप आईपीएल तो खेलते हो वहां पे जाके, 2 आईपीएल हो गई हैं आपकी, इससे पहले भी आप जा जाके खेलते रहे हो। और ऐसा कौन सी कंडीशंस डिफरेंट है भाई? थोड़ी वहाँ गर्मी ज्यादा है, राइट? तो जब आप इंडिया में भी खेलते हो, यहाँ भी गर्मी है, सॉइल का ज्यादा फर्क नहीं है, पिच स्लो हो जाती है तो यहाँ भी स्लो हो जाती है। वहाँ कोई फर्राटा तो बॉल तो निकलती नहीं है यूएई में कि आपके कान के पास से जा रही है, ऐसा नहीं है। पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप कई बार अडेप्ट नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, कई बार टॉस में फंस गए आप। अब ये तो सबको पता ही है कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और यूएई के प्रॉब्लम तो नहीं है, हमेशा आप जाके ऑस्ट्रेलिया में तो टेस्ट मैचेस में आपने अच्छा किया है, वहां पे भी आपने स्ट्रगल तो करते ही हैं, बॉल निकलता है वहां पे, यहाँ पे रुकता है, तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट इंडियन बैट्समैन को करना पड़ता है, बॉलर्स को भी करना पड़ता है। लेंथ अलग हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जो आप बॉल डालते हैं वो लेंथ अलग है, आप इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में जो बॉल डालेंगे बांग्लादेश में वो लेंथ बराबर होगी, यूएई में भी वही लेंथ है। पर ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हैं फर्क हो जाता है, और न्यूजीलैंड में भी जहाँ इतना बॉल सीम करता है आप थोड़ा लेंथ आप एडजस्ट करते हैं। सो यूएई के प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये है कि हाँ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जितनी जल्दी करना चाहिए, जितना अच्छे से करना चाहिए वो नहीं कर पाते। राइटली सेड विजय भाई। बासित भाई, एशिया कप तो हो गया और इंग्लैंड की टीम बस क्या कहते हैं आया चाहती है, तो आप क्या चेंजेस देख रहे हैं?
पाकिस्तानी टीम में? यार आई होप के काट पिछाड़ बिल्कुल भी ना करें इतनी ज्यादा कि वो बहुत ही मैसिव हो, क्योंकि उससे टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है। क्योंकि यार यही एक पूल है, इसमें आप उंगलियों पे जरूर गिन सकते हैं कि यार ये एक इंक्लूजन हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी वो हो सकती है। But at the same time, I think this series could have been used to really test the best 20 odd players you have कि उसमें से आपने 15 भेजने हैं। और आई थिंक कि उसमें जो एक बहुत मेजर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वो कुछ लड़कों की तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वो इमाद वसीम की है, जैसे बेशक वो खेल रहा है, नवाज खेल रहा है, तो नवाज could play as your main all-rounder and Imad could take over a different role. वो शुरू के ओवर्स में बॉल करता है इमाद, ऑस्ट्रेलिया में परहैप्स he'll be good, और साथ में उसके बाद लेट ऑर्डर में या मिडल ओवर्स में एटलीस्ट ही इज वन स्टेबल बैट्समैन, मच बेटर देन खुशदिल शाह आई वुड से। और खुशदिल और आसिफ में से तो दोनों वैसे ही नहीं खेल सकते, बिकॉज एक जैसे ही हैं, बिल्कुल चल गया तो चल गया, हिट और मिस है बहुत ज्यादा। आसिफ जो है उसने कुछ मैचेस आपको जिता के भी दिए हैं और उसके पास फायर पावर है, और जहां आपका इतना प्लान रहा है और उसको आपने बैक किया है इतने अरसे से, तो लेट इट बी हिज फाइनल चांस इफ ही goes through this one, तो why not? बाकी obviously कॉम्बिनेशन का ज्यादा इशू लग रहा है आपको। इसी कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा ट्विक करके खेल रहे हैं कि बाबर के साथ जो है आप फखर को ओपन करा दीजिए, रिजवान को नीचे ले आए, किसी मैच में आप और कोई कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, कुछ इस तरह मेरे ख्याल में इनको जाना चाहिए। एंड दैट बॉय धानी शुड बी आई थिंक coming in as well at some point of time, because I think उसका एक्स फैक्टर है, थोड़ा मुख्तलिफ बॉल डालता है वो। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी विजय भाई भी बात कर रहे थे, तो शायद ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उसकी बॉलिंग जो होगी वो काफी सूटेबल होगी। Do you see Azam Khan and Haider Ali both finding places in Pakistan's 11? आई थिंक रिजवान को खुद भी रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। अगर क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान है और वो एक लाडला बन चुका है, तो यार कोई फॉर ग्रांटेड तो नहीं होना चाहिए। अब आई वुडंट रेट अ 46 बॉल 51, so you are eating up half of the deliveries. To me it has started looking more like a stat padding opportunity for Rizwan. शुरू में ऐसा सारा गेम करते हैं कि आखिरी 5 ओवर्स में जो है वो 60 करना है, तो वो चाहे हार्दिक पांड्या होंगे या फिर बेन स्टोक्स आ रहे हैं या मैक्सवेल आ रहे हैं, तो हर रोज तो उनसे भी नहीं होंगे। तो आसिफ और खुशदिल से या नवाज से या शादाब से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आई थिंक इधर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। बासित भाई, बात भी हो रही थी कि आजम खान और हैदर अली दोनों को आप देखते हैं टीम में, उनकी शमूलियत होनी चाहिए इसमें। आपकी कोई दूसरी राय नहीं है कि यू नीड अ बैकअप कीपर एंड यू रियली नीड टू decide over that कि you're going with an experienced backup like Sarfaraz, or you're going with the dasher in form of Azam Khan. बाकी हैदर अली की जो कैपेबिलिटी उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, और समा उसको हम एज अ स्लॉगर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो किसको मुर्द इल्जाम ठहराया जाए, अच्छा खासा बैट्समैन है, उसका बेड़ा गर्क करें। और दैट्स अनफॉर्चुनेट कि यू हैव अ फ्यू फेवरेट्स इन द टीम लाइक फखर जमान, ही इज नॉट क्लिकिंग। देखा जाए तो 2-4 उसकी बड़ी इनिंग्स आप ओवर द इयर्स देख सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो व्हाई वुडंट यू ड्राफ्ट इन समबडी else and try के how it works? तो मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन आप कोई उस तरह लेके जा रहे हैं, आप नहीं बदल सकते। ये बहुत कम हुआ है। ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की इनविंसिबल सी टीम थी, या उससे पहले वेस्ट इंडीज की होगी, जो कि अपना विनिंग कॉम्बिनेशन खास नहीं बदलते थे, क्योंकि वो 11 के 11 ही बड़ी तगड़े थे। तो मैक्सिमम ये होता था कि कोई एक बार हुआ है तो 12वां आ रहा है, 13वां नहीं आता था। ऑस्ट्रेलिया की भी अगर हम बात करें, उनका रीन तो हमने सारा अपनी आंखों के सामने देखा है। तो इस वजह से मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन वाली बात तो कोई मजा नहीं देती है कि नहीं जी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। तो दिस इज द टाइम बिफोर द वर्ल्ड कप कि आप इसी स्क्वाड के अंदर से जो बाकी लोग हैं उनके कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करके देख लें वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। वेरी राइटली सेड बासित भाई। विजय भाई, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अभी अपने मैचेस खेलेंगे, लेकिन असल जो टेस्ट है वो तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंडीशंस में है। पाकिस्तान वुड बी प्लेइंग अ ट्राई सीरीज इन न्यूजीलैंड और डायमेट्रिकली डिफरेंट है कंडीशंस कंपेयर टू व्हाट पाकिस्तान वुड बी फेसिंग इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टीमों को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए टू हैव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स इन दैट मेगा इवेंट? I think, Hashim, I don't think any captain or any coach, as you insist, would pick 11 players who will not try to win the match. कोशिश तो यही है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट 11 चुनी है। कई बार your selection is driven by the fact that some player is not available due to injury, तो आपको किसी और के साथ खेलना पड़ता है, और playing conditions पे डिपेंड करता है कि आपकी playing 11 क्या होगी।
बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक इट शुड सूट द स्ट्रोक प्लेयर्स इन बोथ द टीम्स एंड इंडिया स्पेशली। आई थिंक इफ यू लुक एट प्लेयर्स लाइक रोहित, विराट, केएल राहुल, जो इनके रन नहीं बन रहे, अगर आप देखें हार्दिक पांड्या, और स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी दैट दिनेश कार्तिक he has found a place. So these will be the players to watch, and of course the most enigmatic ऋषभ पंत, जो पहली बॉल पे आउट हो जाता है या फिर पता लगा कि 10 बॉल में वो 30 भी कर देता, 40 कर देगा, ऐसा प्लेयर है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर बोथ द टीम्स। दे विल हैव टू रियली बोल वेल। अगर आप खास करके ऑस्ट्रेलियंस के साथ खेल रहे हैं, वो एग्रेसिव खेलते हैं और वो अपने पिचेस के ग्राउंड के आदी हैं, उनको पता है कि कौन से एरिया में बॉल कैसे मारेंगे तो कितने कैसे रन आएंगे, और उनकी शॉटें बड़ी बड़ी होती हैं क्योंकि शुरू से वो बड़े बड़े ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो हमारे वाले अक्सर पकड़े जाते हैं बाउंड्री पे, ऑस्ट्रेलियंस अक्सर क्लियर कर देते हैं। या इंग्लिश भी आप देख लीजिए, वो जो इंग्लैंड के बैट्समैन है वो भी जब मारते हैं तो पूरा ही शॉट मारते हैं, खास करके बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी, और उससे पहले कई आके गए। पर कोशिश तो यही रहेगी, कैप्टन पिक्स हिज बेस्ट 11, दैट बेस्ट 11 हैज टू परफॉर्म बेस्ट ऑन दैट डे, बिकॉज दूसरी टीम की 11 आपने नहीं चुनी है, वो उन्होंने चुनी है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हाई नॉट, कहीं पे जाके आगे जाके इंडिया पाकिस्तान हो सकता है फाइनल। And that would be a magnificent bonanza, a well summed up। विजय भाई, जाने से पहले मैं सिर्फ मुख्तसर से ये बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े ग्राउंड्स हैं, वहां पर आपके टैलेंट से ज्यादा आपकी फिटनेस भी मायने रखती है, क्योंकि इतने बड़े ग्राउंड में भागते भागते अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए या यू कैन नॉट गिव योर 100% विद द बैट और द बॉल, इट कैन इवेंचुअली हार्म द टीम एज वेल। सो मेरी नजर में डाइट और न्यूट्रिशन पे खास तवज्जो रखनी होगी सारी टीमों को, जितनी वहां पार्टिसिपेट कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया तो नहीं खेल रहा, क्योंकि अनलेस के आपके अंदर से वो जान नहीं आ रही तो आपका टैलेंट क्या करेगा। तो विजय भाई, बासित भाई, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी जल्दी 40-45 मिनट गुजर गए, पता नहीं चला। तो ये खूबसूरती होती है एक अच्छी गुफ्तगू की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों आइंदा भी मुझे अपने कीमती स्केड्यूल में से वक्त देंगे। शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू बोथ ऑफ यू। विजय भाई, ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे। बासित भाई, शुक्रिया। Likewise, thank you.